नमस्कार दोस्तों। क्यों असम के तिनसुकिया में लाखों लोग इकट्ठे हुए? ऐसा क्या था तिनसुकिया में कि असम के कोने कोने से लाखों लोग आदिवासी एकता को दर्शाने पहुंचे? आदिवासी एकता जिंदाबाद जैसे नारे के साथ। अगर आपको इस सवाल के जवाब पता नहीं है तो मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि ये लोग लेट प्रदीप नाग के सपने को साकार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, असम एक बहुत ही बड़ा राज्य है और वर्षों पहले का असम तो इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा था। तो आज की सवाल ये है कि क्या असम में बसे हर आदिवासी सिर्फ लेबर्स हैं? आज असम के कुछ लोग यह दावा करते हैं कि असम में बसे आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे लोग असम में सिर्फ लेबर के तौर पे लाए गए थे और असम के मूल निवासी नहीं है। क्या इतिहास यही कहता है? आज असम के तिनसुकिया में आशा और आरसा ने मिलकर उन लोगों का मुंह पर एक जोर का तमाचा मारा है जो लोग ये दावा करते हैं कि असम में आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है। आज दोनों संगठन ने मिलकर असम को यह बताया है कि असम में आदिवासियों का अस्तित्व क्या है। असम के गैर आदिवासियों का ये एक कॉमन डायलॉग बन गया था कि असम में आदिवासियों का कोई हक नहीं और आज तक उन्हें हर हक से दूर भी रखा गया। पर आज उन लोगों को असम आदिवासी का परिभाषा मिला है। यह कहावत बहुत ही पॉपुलर हो चुका है कि असम के आदिवासी अब बाहर राज्य से लाए गए हैं और असम के मूल निवासी नहीं है, जिसकी वजह से आज तक इन समुदाय को सरकारी आरक्षण और सुविधाओं से परे रखा गया है। और आज के डेट में असम में लगभग 1 से 2 करोड़ आदिवासी रहते हैं। असम के 31 डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। और क्या ये सारे लोग वाकई में टी ट्राइब या एक्सी ट्राइब्स ही हैं? क्या असम में अंग्रेजों से पहले आदिवासी नहीं रहते थे? जोहार साथियों, असम के आदिवासी समुदाय वर्षों से एसटी का मांग किए जा रहे हैं आशा और आरसा के नेतृत्व में, पर सरकार इसे बार बार अनसुनी किए जा रहा है। इसमें गलती कहाँ हो रहा है? सरकार को मौका मिल रहा है इसे इग्नोर करने का, क्योंकि ये सिलसिला बरसों का है। 90s के दशक से ये सिलसिला सेम पोजीशन में ही अटका हुआ है। आदिवासी समुदाय मांग किए जा रहे हैं और सरकार अनसुनी किए जा रहा है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई तो वजह होगा। कहीं ना कहीं हमारा मांग ही कमजोर है। आज ये दोनों संगठन मिलकर असम के आदिवासियों का अस्तित्व को दर्शाया, पर दोनों संगठन और पूरे आदिवासी समाज को यह समझना जरूरी है कि किसी भी समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सिर्फ मांग ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत दस्तावेज, ऐतिहासिक, सामाजिक और सरकारी प्रमाण दिखाने पड़ते हैं। एकता के साथ साथ पूरे असम के आदिवासियों का नंबर्स ऑफ काउंट्स दिखाने पड़ते हैं। चलिए एसटी पाने की पूरी सरकारी प्रक्रिया को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं और हमारे गलतियों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सरकारी प्रोसेस में सबसे पहले राज्य सरकार को एक प्रस्ताव तैयार करना होता है, यानी कि सबसे पहले राज्य सरकार को एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम एसटी के काबिल हैं। जब आप राज्य सरकार को ये प्रूफ करते हो कि आपको एसटी क्यों मिलना चाहिए, तो राज्य सरकार को मजबूरन एक प्रस्ताव भेजना पड़ेगा केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर उस समुदाय को टेक्निकल जांच करते हैं, जिसे टेक्निकल वेरिफिकेशन कहा जाता है। और हमारे मांगे यहीं से आगे नहीं बढ़ पाता। इस टेक्निकल वेरिफिकेशन में विशेष 4 बातें देखी जाती है। क्या वह समुदाय वाकई में भारत के परंपरागत जनजातीय विशेषताओं में मेल खाते हैं? नंबर 2, क्या उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति ऐसी है जो एसटी श्रेणी में आने योग्य है? नंबर 3, पुराने जनगणना और सरकारी रिकॉर्ड में इस समुदाय का उल्लेख पहले से एससी या ओबीसी के रूप में किया गया है या नहीं? और नंबर 4, क्या राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए दस्तावेज सही और भरोसेमंद है? कुल मिलाकर बात यह है कि आरजीआई और सेंसस कमिश्नर ये तय करते हैं कि उस समुदाय को एसटी दर्जा देना डेटा और तथ्य के आधार पर सही है या नहीं। अगर उनका रिपोर्ट सकारात्मक आता है तभी प्रस्ताव आगे बढ़ता है, और अगर नहीं तो प्रक्रिया रुक जाता है और समुदाय को पॉलिटिशियंस कुछ भी बोल के टाल देते हैं। अब सवाल ये आता है कि राज्य सरकार को मांग के साथ क्या दस्तावेज एज ए आम आदमी हमें देना पड़ेगा, और इस काम को कौन करेगा? क्योंकि ये किसी एक का नहीं, पूरे असम के आदिवासियों का बात है। सबसे पहले तो पुराना जनगणना के दस्तावेज जरूरी है। और असम टी गार्डन की बात आए तो चाय बगान के रोजगार रिकॉर्ड बहुत ही महत्व रखता है। और दूसरी मानव शास्त्रीय रिपोर्ट, जिसमें समुदाय की संस्कृति, भाषा, पारंपरिक रीति रिवाज, विवाह प्रथा और रहन सहन का वर्णन हो। और तीसरा बुजुर्गों की बयान, जिसे आप ओरल हिस्ट्री भी कह सकते हो। गाँव की बुजुर्गों की लिखित और हस्तचरित बयान लिए जा सकते हैं, और ये सब को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी बनता है आशा और आरसा जैसे संगठन का। ये सब दस्तावेज ऐतिहासिक और समुदाय की पहचान को दर्शाता है। साथ ही जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी जरूरी है। हर जिले में इन समुदाय की जनसंख्या सूची गांव या बगान के अनुसार। रोजगार रिकॉर्ड, जैसे टी गार्डन एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, पीएफ या एमजीएनरेगा से जुड़ी दस्तावेज। गरीबी और पिछड़ापन का सबूत, जैसे समुदाय में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जमीन की स्थिति, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं। जनगणना या सर्वे रिपोर्ट, जो ये दिखाए कि यह समुदाय आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा है। प्रशासनिक समर्थन दस्तावेज, जैसे गाँव पंचायत या नगर पालिका के लिखित संकल्प पत्र, जिसमें एसटी दर्जा पाने के समर्थन हो। डीसी या एसडीओ द्वारा प्रमाण पत्र
पत्र कि ये समुदाय उस जिला में मौजूद और मान्य है। जमीन और निवास से जुड़ी प्रमाण, जमीन के कागजात जैसे पट्टा या टी गार्डन क्वार्टर्स के निवास प्रमाण, भाषा और संस्कृति के प्रमाण, समुदाय की भाषा, नृत्य, त्योहार, पारंपरिक वस्त्र, संगीत इत्यादि के फोटो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स, स्कूल में दर्ज मातृभाषा की रिकॉर्ड, स्थानीय भाषाविद या शिक्षक के बयान, सामाजिक अलगाव या भेदभाव की सबूत। ये साबित करने के लिए कि ये समुदाय मुख्य क्षेत्रों से अलग है, जैसे सामाजिक भेदभाव, जमीन न मिलना, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं से पिछड़ापन आदि। परिवार और पहचान प्रमाण पत्र, हर घर का एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि वो उसी समुदाय से है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ परिवार की सूची। नक्शा और भौगोलिक प्रमाण, जिलावार नक्शा जहाँ की जनजाति अधिक है। टी गार्डन के नाम, लोकेशन और क्लस्टर की पूरी सूची। राजनीतिक और सामाजिक समर्थन के दस्तावेज जैसे विधायक, संशोधन और सामाजिक संगठन जैसे आशा अरसा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन। मीडिया रिपोर्ट और एनजीओ की अध्ययन रिपोर्ट जो समुदाय की स्थिति बताती है। अब इतनी सारे दस्तावेज पूरे असम से कैसे कलेक्ट होगा? इसका सिंपल जवाब है आशा और अरसा के द्वारा। हर जिला में स्थानीय समिति गठन करना होगा और दस्तावेज और लोगों का बयान इकट्ठा करना होगा। फिर सभी जिला के रिपोर्ट को एक साथ जोड़कर राज्य सरकार एक बड़ा प्रस्ताव फोल्डर बनाएगा और इस फोल्डर में होगा हर जिला की सबूत, अध्ययन रिपोर्ट, संख्याकित तालिकाएं, पंचायत और ऑफिसरों के प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को भेजेगा और केंद्र सरकार जांच के लिए आरजीआई और एनसीएसटी को भेजेगा, तो अंत में संसद को अप्रूव करने में कोई रुकावट नहीं होगा। अगर इस तरह पूरे नियमों को फॉलो किया जाए तो एक बहुत ही मजबूत मांग तैयार होगा और हम सबको पता है कि जो मजबूत है उसका जीत पक्की है। मुझे लगता है कि मांग और गैदरिंग के साथ साथ आशा और अरसा को इन सारे चीजों पर भी दिल से काम करना चाहिए। अगर संगठन आगे आकर इन सारे प्रोसेसों को शुरू करे तो आम आदमी भी इन बहाव में जरूर बहेगा और तब असम के आदिवासी भी अपनी पहचान को संवैधानिक रूप दे पाएगा और इस तरह से हम अपने लेट प्रदीप नक्सार के सपना को पूरा कर पाएंगे। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रदीप सर।